नमस्कार साथियों, जय हिंद। हमारी क्लास लगातार बढ़ती जा रही है और आपका सहयोग मिलता जा रहा है, तो धन्यवाद उसके लिए। और आज हम नेहरू रिपोर्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके साथ जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम यानी जिन्नास 14 पॉइंट्स और लाहौर अधिवेशन 1929 को जो जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की थी, इन सभी के बारे में डिटेल्स से पढ़ेंगे। तो आज क्लास नंबर की बात करें तो 55 है ये, ठीक है। हिस्ट्री सेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ले सकते हैं, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। बहुत ही डिटेल तरीके से इसमें पढ़ाया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से, बायलिंगुअल, ठीक है। बस आपको ध्यान से देखना है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है जिन्ना के सूत्र, भारत में मुस्लिम अधिकारियों के लिए रूपरेखा। जिन्ना 14 पॉइंट क्या थे, अब इसको समझने के लिए आप पहले थोड़ा इसमें चलते हैं कि जिन्ना के 14 पॉइंट क्यों आए और क्या कारण था, और नेहरू रिपोर्ट क्यों आई, उसका क्या कारण था। तो सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, तो क्या हुआ था कि साइमन कमीशन, आप सभी को पता होगा, साइमन कमीशन 26 नवंबर 1927 को गठित हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता कर रहा था वो जॉन साइमन था। अब ये क्यों गठित हुआ था? ये इसलिए गठित हुआ था क्योंकि जो एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था 1919 का, उसने वहाँ पर सुधार करने के बाद उसकी समीक्षा के लिए उसने कहा कि हम 10 साल बाद फिर आएंगे 1929 में फिर आएंगे। और 1929, या यूँ कहें कि जब भी 1919 में आए तो 1921 में उनकी रिपोर्ट आई, और 1921 से अगर 10 साल संवारे तो 1931 होता है। तो यानी 1931 में हम तुम्हारी दोबारा समीक्षा करेंगे। तो यही समीक्षा के लिए ये आगे 10 साल बाद 1931 में आने वाले थे। किस लिए? कि समीक्षा करने की हमने जो कुछ भारतीयों के लिए किया है, क्या वो सही हो रहा है या नहीं, उसी की समीक्षा के लिए ये 1931 में आने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, ये भारत में बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा अंग्रेज़ों का, उसके कारण बस इनको 1927 में ही एक कमीशन बना करके भारत में आना पड़ा। किसके लिए? समीक्षा करने के लिए कि जो हमने भारतवासियों को जो सुविधा दी है, क्या वो सही है या गलत है। उसके आधार पर हम इस साइमन कमीशन का हमने गठन किया है, और यही साइमन कमीशन जाएगा भारत में और भारतवासियों की समस्या को सुनेगा और उसका निवारण करेगा। तो बस ये इसीलिए साइमन कमीशन को अंग्रेज़ों ने भेजा था। अब 1927 में ही क्यों आया? क्योंकि वहाँ पर भारत में बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा, और बहुत ज़्यादा विरोध के कारण इसको जल्दी आना पड़ा। वैसे तो 1931 में आता, लेकिन ये आ गया 1927 में ही, ठीक है, 4 साल पहले ही आ गया। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की एक तरीके से व्याख्या करने और उसकी समीक्षा करने आया था। उसके बाद इसका जो अध्यक्ष था वो जॉन साइमन था। अब इसका भी विरोध, साइमन कमीशन का ही विरोध क्यों हुआ था? इसमें पहली बात तो आपको बता दें कि इसमें 7 मेंबर थे, और जो 7 मेंबर थे वो कौन थे? वाइट मैन कमीशन। सातों के सातों अंग्रेज थे, कोई भी इसमें इंडियन नहीं था। जबकि ब्रिटेन में लेजिस्लेशन है, उसमें भी कम से कम 2-4 इंडियन वहाँ पे भी कार्यरत थे, लेकिन फिर भी एक भी इंडियन को भारत में नहीं भेजा। सारे के सारे अंग्रेज थे। अब सारे अंग्रेज थे तो भारत के हित की बात क्यों करते? इसी कारण इन्होंने विरोध किया। अब विरोध किस जरिए से किया? वही जो विरोध किया, वही जो नेहरू रिपोर्ट है, उस नेहरू रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है वो सारा साइमन कमीशन के विरोध में लिखा है। इसीलिए नेहरू रिपोर्ट आई। और एक और कारण था नेहरू रिपोर्ट के आने का, वो था अंग्रेज़ों ने कहा था कि तुम पर अपना संविधान तुम खुद नहीं बना सकते। अगर तुम खुद संविधान बना लो तो हम तुम्हें तुम्हारा संविधान के तौर पर तुम अपना देश चला सकते हो, हम तुम्हें उसकी इजाज़त दे देंगे। बस यही था। तो क्या हुआ आगे उद्देश्य? इसका जो साइमन कमीशन का उद्देश्य देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या था? भारतीय संवैधानिक सुधार था इसका ऑब्जेक्टिव, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए आया था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो एक तरीके से समीक्षा करने आया था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आया था। भारत का इसमें आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ बम्बई में। ये 2 बार आया था। एक बार इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो 3 फरवरी को ये चला गया। फिर दोबारा जॉन साइमन की ही अध्यक्षता में अक्टूबर 1928 में दोबारा आया था। जब पहली बार आया तो इसका क्या हुआ? साइमन कमीशन का विरोध हुआ, गो बैक के नारे लगाए गए, स्लोगन ऑफ साइमन गो बैक वर राइज्ड, ठीक है, ये वाले नारे लगाए गए और इसको बाहर भेजा गया। कलकत्ता में विद्रोह हुआ, रिवोल्ट इन कोलकाता। अब
जब ये साइमन कमीशन भारत आया था तो बहुत सारी जगहों पर विद्रोह होने लगे थे। जो कलकत्ता में विद्रोह किया इस साइमन कमीशन का, वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। लखनऊ में जो विद्रोह किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था और गोविंद वल्लभ पंत ने किया था, जो गोविंद वल्लभ पंत यूपी के सबसे पहले मुख्यमंत्री बताए जाते हैं, ठीक है। लाहौर में जो अधिवेशन किया था वो भगत सिंह की एक सभा थी, नौजवान भारत सभा, जिसका जो नौजवान भारत सभा थी ये 1926 में बनी थी और भगत सिंह ने ही इसका संचालन किया था। और लाहौर में जो विद्रोह किया था साइमन कमीशन का, वो भगत सिंह और लाला लाजपत राय ने किया था, जो पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में एक तरीके से हत्या कर दी अंग्रेज़ों ने। उसको आगे पढ़ेंगे हम। उससे पहले यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी उसमें मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने विद्रोह किया साइमन कमीशन का। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग में एक और व्यक्ति थे, मोहम्मद जो सफ़ी थे, उन्होंने समर्थन दिया मुस्लिम लीग, उन्होंने साइमन कमीशन को इन्होंने सपोर्ट किया। अब एक तरफ तो ये सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग, एक तरफ ये विद्रोह कर रहे हैं, जिन्ना विद्रोह कर रहा है और सफ़ी उनको समर्थन कर रहा है, तो यहाँ पे बाइकआउट होंगे ना एक दूसरे से। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं, इनमें फिर आगे चल के विद्रोह होता है इन दोनों में, उसको भी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे एक बात और बताऊँ। शिव स्वामी अय्यर एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने क्या कहा था, ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL के एग्ज़ाम में, साइमन की रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। ये जो नारा दिया था ये किसने दिया था? शिव स्वामी अय्यर ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद साइमन 2 बार भारत आया था, तो मैंने बताया था, एक बार तो 3 फरवरी 1928 में आया था, उसके बाद अक्टूबर 1928 में आया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ें और अब साइमन जब कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई, क्योंकि विरोध तो किया इन्होंने, लेकिन विरोध के बाद भी वो अपना कार्य करते रहे और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। तो एक रिपोर्ट आई, उनकी जो रिपोर्ट थी वो कब प्रकाशित हुई? अक्टूबर 1930 में उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो उसमें क्या था, उसमें लिखा था कि भारत में संघीय शासन होगा, भारत से बर्मा को अलग किया जाएगा, सिंध से बम्बई को अलग किया जाएगा, मतदान 3% से बढ़ाकर 10% किया जाएगा और सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रहेगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब है कि एक धर्म के आधार पर अलग अलग निर्वाचन किए जाएंगे भारत के अंदर, जो कि एक तरीके से बहुत ही गलत साबित होगा भारत के लिए, ठीक है। इसी समय पर भारत सचिव जो थे वो थे बर्कनहेड। भारतीयों को इस बर्कनहेड ने क्या कहा था? इस बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी थी। क्या कहा था कि सर्वसम्मति से भारत अपना संविधान नहीं बना सकता। सिर्फ यही एक कारण था। इसी कारण की वजह से नेहरू जी ने अपनी एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की। एक तो मोतीलाल नेहरू थे उसमें और जवाहरलाल नेहरू थे और कई सारे कांग्रेस के लीडर्स थे। उन्होंने क्या बनाई, एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की। अब उस नेहरू रिपोर्ट क्या थी उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो ये है नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को इसीलिए बनाई गई क्योंकि इन्होंने चुनौती दी थी कि तुम अपना संविधान नहीं बना सकते। तो इसी के उपलक्ष्य में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई और जो नेहरू रिपोर्ट थी वो 29 पार्टी मिल कर के 8 सदस्य उनमें से मेन छांटे गए और उन 8 सदस्य ही जो थे उन्हीं ने ये नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। उनमें एक मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो मोतीलाल नेहरू की ही अध्यक्षता में ये नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई। अब इसमें जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें क्या कहा गया था, देखो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि हमको डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिलना चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि भारत रहेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंडर में, लेकिन उसके जो आंतरिक मसले होंगे वो आंतरिक मसले सारे जो कांग्रेस है वो लीड करेगी। बाहर के सारे मसले आप लीड करो और अंदर के कौन करेगा? कांग्रेस करेगी और भारतवासी करेंगे। ये था डोमिनियन का मतलब, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं थी डोमिनियन में। उसके बाद दूसरा पॉइंट था नेहरू रिपोर्ट में, पृथक निर्वाचन समाप्त हो। पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स शुड भी अबॉलिश किया जाना चाहिए और संसदीय प्रणाली हो, केंद्रीय विधानमंडल हो जिसमें उच्च सदन हो, निम्न सदन हो, आज के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह, और अंतिम अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो
पहले प्रीवी न्यायालय होता है, प्रीवी काउंसिल होती थी पहले, लेकिन अब वो मांग रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है, और 19 मौलिक अधिकारों की भी मांग इन्होंने की थी। और यहाँ पे मैंने बताया था 19 पार्टियों में से मिलकर के 8 सदस्य बनाए गए थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो 10 अगस्त 1928 को आई थी। वर्तमान संविधान का ब्लू प्रिंट इसी नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। वर्तमान संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, उसका ब्लू प्रिंट किसको माना जाता है? नेहरू रिपोर्ट को ही उसका ब्लू प्रिंट माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। जो समझदार बच्चे होंगे उनको पता चल गया होगा कि किस तरीके का कंटेंट है और किस तरीके से हमको फ़ायदा मिलने वाला है इससे आगे जा कर के। अभी इसकी कदर नहीं करोगे आप, जब आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये कोई चीज़ थी, जब आप कदर करोगे। फ्री मिलती है ना, जब तक कदर नहीं करता इंसान। डोमिनियन स्टेट्स पर विवाद। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट आती है कि डोमिनियन स्टेट्स पर विवाद हो गया। क्यों? क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि वो चाहते थे पूर्ण स्वराज, और जो नरम दल के लोग थे महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, ये चाहते थे कि अभी हमको आसानी से थोड़ी ही आज़ादी मिल जाए, फिर अब धीरे धीरे करके संपूर्ण पूर्ण स्वराज हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे उसके साथ मिलकर के एक सुभाष चंद्र बोस थे, वो ये यूँ चाहते थे कि हमको पूर्ण स्वराज अभी चाहिए तुरंत। फिर कई मसले के बाद गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को समझाया, और समझाने के बाद जवाहरलाल नेहरू फिर भी साइन नहीं किए थे। जब साइन एक शर्त पर किए थे, साइन की शर्त ये थी कि अगले एक साल के अंदर अंग्रेज़ों ने अगर हमारा डोमिनियन स्टेटस हमको दे दिया तो ठीक है, अगर इन्होंने हमें अपना डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो हम असहयोग आंदोलन और कई सारे अपने विद्रोह करेंगे। कुल मिलाकर के ये कहा। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि ये पूर्ण स्वराज चाहते थे। कौन चाहते थे? ये दोनों, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने इनको समझाया, सरकार को 31 दिसंबर 1929 तक का समय दिया, एक साल का, और डोमिनियन स्टेटस नहीं तो पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य था इनका। इनको पूर्ण स्वराज्य पर मांगते, अगर ये डोमिनियन स्टेटस अभी नहीं देते तो आगे चल के ये पूर्ण स्वराज्य मांगते थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़े। नेहरू रिपोर्ट का जिन्ना का विरोध किया था। अब नेहरू रिपोर्ट ने जिन्ना का विरोध क्यों किया था? सॉरी, मैं गलत कह गया। यानी कि नेहरू रिपोर्ट का जो विरोध किया था वो जिन्ना ने क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि वो जिन्ना एक मतलबी इंसान था। वो सिर्फ अपने धर्म के ही व्यक्तियों को आगे बढ़ाना चाहता था। वो अपने धर्म को ही प्रेफर करता था सबसे पहले। तो इसने अपने 14 सूत्र दिए, 14 सूत्रीय कार्यक्रम। 1929 में लाहौर अधिवेशन जब हुआ था, उसकी बात करें तो सबसे पहले जो 14 सूत्र थे उनको देख लीजिए कौन कौन से थे जिन्ना के। ये हैं 14 सूत्र, देख लीजिए। इसमें संघीय संविधान जिसमें प्रांतों का शेष शक्तियाँ बरकरार रखी जाएंगी, प्रांतीय स्वशासन होगा, भारतीय संघ में शामिल राज्यों की स्वीकृति के बिना केंद्र द्वारा कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, और प्रत्येक प्रांत की सभी विधानसभा और निर्वाचित निकायों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, किसी प्रांत के मुस्लिम बहुमत को अल्पमत या समानता में बदलने बिना। कुल मिलाकर के ये मुसलमानों की बात चल रही है यहाँ पर। सरकारी और स्व सरकारी संस्थाओं में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो सभी बात मुसलमानों की चल रही कर रहा था ये। केंद्रीय विधायिका में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 1/3 होना चाहिए। सब बातें किसकी चल रही हैं? अपने हित की, बस दूसरे हित भाड़ में जाए। प्रांतों के मध्य में किसी भी मंत्रिमंडल का 1/3 हिस्सा मुस्लिम में होना चाहिए। सब बातें किसकी? अपने हित की, बस। एक ये और है, अलग निर्वाचित क्षेत्र स्थापित करें। किसी भी विधानमंडल में कोई कानून या प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता यदि अल्पसंख्यक समूह के 3/4 लोग मानते हैं कि यह उनके हित के विरुद्ध है। अल्पसंख्यक के बारे में बात कर रहा है। कुल मिलाकर के ये इसमें वही है कि अपने मुस्लिम हित को ये चाहता था बस। पेपर में ये बहुत कम पूछा जाता है। महात्मा गांधी की 11 सूत्र भी देखेंगे, पहले उससे पहले यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे आ गए थे? लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया था। 1 साल में अंग्रेज़ों ने एक भी बात नहीं मानी थी, सारी बातों को खारिज कर दिया।
नेहरू रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया, जिन्ना के 14 सूत्र को भी खारिज कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब तो हम अध्यक्षता करेंगे और अध्यक्षता में अपना नेक्स्ट टारगेट स्वराज को रखेंगे, पूर्ण स्वराज को। तो जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की जगह पर गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को वैसे अध्यक्ष बनाया जा रहा था 1929 में। तो फिर इनको जो जी जवान नेता थे, एक तरह के गरम दल के थे, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था। और क्या आगे चल के 1928 में सरदार की उपाधि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताई, इनको बारदौली की महिलाओं ने दी थी। तो 1928 में इन्होंने बारदौली सत्याग्रह किया था जब। अब आगे बढ़े, तब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई इसी अधिवेशन से। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तिरंगा फहराया भी गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अनुमति यहीं से मिलेगी। कैसे? क्योंकि इन्होंने कहा था, महात्मा गांधी ने, कि अगर मेरी ये 11 मांगें नहीं मानी तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को छेड़ दूंगा। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने इसी अधिवेशन में क्या कहा था? लाहौर अधिवेशन, इसी लाहौर अधिवेशन में कहा था। तो महात्मा गांधी की 11 मांग कौन कौन सी थी, ये देखो। महात्मा गांधी की 11 योजनाएं, 11 मांग। पूर्ण रूपेण मदिरा निषेध होना चाहिए। विनिमय की दर घटाकर मतलब एक्सचेंज रेट शुड भी रिड्यूस करनी चाहिए। लैंड रेट शुड भी हाफ करनी चाहिए। लैंड भूमि कर, नमक कर को समाप्त कर देना चाहिए। सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी होनी चाहिए। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों को वेतन आधा कर दिया जाना चाहिए। विदेशी पत्रों के आयात पर निषेध लगा दिया जाना चाहिए। और इंडियन सी कोस्ट शुड बी रिजर्व फॉर इंडियन शिप ओनली, यानी कि भारतीय समुद्री तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और उसके लिए कानून का निर्माण हो। सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए और राजनीतिक मामले उठा लिए जाएं तथा निर्वासित भारतीयों को देश वापस आने की अनुमति दी जाए। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट महात्मा गांधी जी लिख रहे थे अपने साथियों के विषय में, जो कि स्वतंत्रता में जेल चले गए थे। गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। आत्मरक्षा के लिए उन्हें हथियार की अनुमति दी जाए। ये सारे किसके पॉइंट थे? महात्मा गांधी 11 सूत्र, 11 पॉइंट थे। अब देखो, ये सारी बातें थी जो कि किसने नहीं मानी? अंग्रेजों ने ये 11 मांग भी नहीं मानी। फिर क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी को मजबूरन छेड़ना पड़ा 1930 में, 6 अप्रैल 1930 को। वो मैंने वीडियो इससे जस्ट पहले डाल दी है, आप उसको देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।